शासन संभालना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? सर सबसे पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करूंगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है हार ना मानना। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी माँ। लगता है किसी गांव से सीधे चली आई है, शायद नौकरी ढूंढने आई है। ये भी इंटरव्यू देने आई है, लगता है गलत जगह आ गई है। बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। क्या आप आईएएस इंटरव्यू के लिए आई हैं? यस सर, यस मैम। पढ़ाई कहाँ की? सर गांव के सरकारी स्कूल और जिला कॉलेज से, बिना कोचिंग के। इंटरेस्टिंग। आपके पिता क्या करते थे? सर वे स्कूल में चपरासी थे। और अब वे इस दुनिया में नहीं है। आप खुद एक बेहद गरीब परिवार से आती हैं। अगर आपको इतना बड़ा पद मिल जाए तो क्या आप बदल जाएंगी? सर गरीबी इंसान की सोच नहीं बदलती, ये सिर्फ उसकी परिस्थितियों के बारे में बताती है। अगर आपको किसी बेहद गरीब जिले का प्रशासन संभालना पड़े तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? सर सबसे पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करूंगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है हार ना मानना। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी माँ। मतलब अगर मेरी माँ रोती है तो मैं मजबूत नहीं रह पाती। अगर आज आपका चयन नहीं हुआ तो मैं फिर से कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरे पास हार मानने की सुविधा नहीं है। थैंक यू अनिया। इतनी जल्दी खत्म हो गया, लगता है मुझे बाहर कर दिया गया है। उस लड़की में कुछ तो अलग बात है। उसके कपड़े भले ही साधारण हों, लेकिन उसकी सोच बहुत समृद्ध है। जरा सोचिए, जब आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो, जब चारों तरफ से सिर्फ ताने और अपमान मिल रहे हों और जेब में अगले दिन सुबह की रोटी के पैसे भी ना हों, तब क्या कोई देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करने का सपना देख सकता है? शायद आपने भी कभी जिंदगी में ऐसा महसूस किया हो, जब मुश्किल वक्त चारों तरफ से घेर ले तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने किस्मत की हर लकीर को अपनी मेहनत से बदल दिया। एक ऐसी लड़की जिसके कपड़े पुराने और फटे थे, लेकिन उसकी सोच इतनी समृद्ध थी कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, इस परिस्थिति में आप होते तो क्या करते? सुबह का वक्त था। ठंडी हवा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। कच्चे घरों के बीच से धुआं उठ रहा था, जो बता रहा था कि लोगों ने अपना दिन शुरू कर दिया है। उस गांव के एकदम आखिरी छोर पर मिट्टी और टीन से बना एक छोटा सा घर था, जहां आन्या शर्मा अपनी मां के साथ रहती थी। आन्या शर्मा की उम्र करीब 23 साल थी। चेहरे पर माया, आंखों में बड़े बड़े सपने और हाथों पर मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। उसके पिता कभी गांव के स्कूल में चपरासी थे, लेकिन कई साल पहले बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया था। घर की जिम्मेदारी उसकी मां के कंधों पर आ गई थी, जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चला रही थी। एक दिन आन्या शर्मा अपने घर में बैठी थी और उसके सामने टूटी हुई लकड़ी की मेज पर एक एडमिट कार्ड रखा था। वो बार बार उसे देख रही थी। वो आईएएस इंटरव्यू का कॉल लेटर था। उसकी मां रसोई के कोने में सूखी रोटी सेक रही थी। मां ने धीरे से पूछा, बेटी क्या आज ही शहर जाना होगा? हाँ मां, आज जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। काश तेरे पिताजी आज होते। पिताजी होते तो बहुत खुश होते मां। बस यही है मेरे पास। मां दवाई कैसे लोगी? तो इंटरव्यू देकर आ, मेरी दवाई भी हो जाएगी। आन्या शर्मा जानती थी कि मां झूठ बोल रही हैं। कई दिनों से मां की खांसी बढ़ रही थी, लेकिन गरीबी इंसान को बेबस कर देती है। आन्या शर्मा ने अपने पुराने बैग में फाइल रखी, पहनने के लिए वही सलवार कमीज निकाली जो उसने पिछले साल कॉलेज के फेयरवेल में पहनी थी। कपड़ा जगह जगह से पुराना हो गया था, दुपट्टे में हल्का सा पैच भी लगा हुआ था। गांव की महिलाएं अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं। आईएएस बनेगी, पहले अपने कपड़े तो देखो। लेकिन आन्या शर्मा सब बातें चुपचाप सुन लेती थी। बस स्टॉप तक जाने के लिए आन्या शर्मा पैदल निकली। रास्ते में लोग उसे देख रहे थे, कुछ लोग ताने मार रहे थे। एक आदमी बोला, अरे आन्या शर्मा, इतनी फाइलें लेकर कहां जा रही हो? आईएएस इंटरव्यू देने? वाह रे गांव, अब हमारी आन्या शर्मा कलेक्टर बनेगी। आन्या शर्मा ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ती रही। बस में सीट नहीं थी। वो पूरे रास्ते खड़ी रही। बहुत से लोग उसे घूम घूम कर देख रहे थे। शहर के कुछ लड़के उसके कपड़ों पर हंस रहे थे। एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा, लग रहा है किसी गांव से सीधे चली आई है, शायद नौकरी ढूंढने। आन्या शर्मा खिड़की के बाहर देखने लगी। वो अपमान सहना सीख चुकी थी। करीब 5 घंटे बाद बस शहर पहुंची। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर वो कुछ पलों के लिए रुक गई। इतना बड़ा शहर उसने पहले कभी नहीं देखा था। सड़क पार करते करते अचानक उसकी चप्पल टूट गई। वो घबरा गई। हे भगवान, अब क्या करूं? वो सड़क के किनारे बैठकर टूटी चप्पल को एक पिन से जोड़ने की कोशिश करने लगी। लोग बगल से गुजरते रहे, किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार किसी तरह वो इंटरव्यू सेंटर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसके पैर ठिठक गए। बड़े बड़े गेट, महंगी महंगी गाड़ियां, सूट बूट पहने उम्मीदवार, सब कुछ जैसे किसी और दुनिया का लग रहा था। हर उम्मीदवार के साथ उनका परिवार था। कोई अंग्रेजी में बात कर रहा था, कोई बड़े कॉलेजों के नाम बता रहा था। आन्या शर्मा धीरे धीरे अंदर गई।
लोगों की नजरें उसके कपड़ों पर पड़ते ही कुछ लोग मुस्कुराने लगे। एक लड़के ने कहा, यह भी इंटरव्यू देने आई है, लग रहा है गलत जगह आ गई है। लेकिन आन्या शर्मा ने खुद को संभाला और एक कोने में जाकर बैठ गई। पीछे से कुछ लोग हंसते हुए बोले, बेस्ट ऑफ लक कलेक्टर मैडम। वो हंसी उसके कानों में गूंजती रही, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। इंटरव्यू रूम के बाहर पहुंचते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसने जेब से पिताजी की पुरानी तस्वीर निकाली और धीरे से बोली, पिताजी साथ रहना। तभी अंदर से आवाज आई, आन्या शर्मा कम इन। आन्या शर्मा ने दरवाजा खोला। छोटे से कमरे में 5 लोग बैठे थे। सामने फाइलों का ढेर था। बीच में बैठे अधिकारी ने चश्मा उतारकर उसकी तरफ देखा। उनकी नजर पहले आन्या शर्मा के कपड़ों पर गई। एक महिला अधिकारी ने धीमी आवाज में पूछा, आईएएस इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी सर। जी मैम। वो बैठ गई। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी रही। आपने पढ़ाई कहां से की? सर गांव के सरकारी स्कूल से, फिर जिले के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, कोचिंग नहीं ली सर। इंटरेस्टिंग। आपके पिताजी क्या करते थे? सर वे स्कूल में चपरासी थे। और अब वे नहीं रहे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? किसी अत्यंत गरीब जिले का प्रशासन संभालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? सर सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगी। गरीबी की सबसे बड़ी वजह अफसरों की कमी है। आप खुद एक बेहद गरीब परिवार से आई हैं, इतना बड़ा पद मिलने पर क्या आप बदल जाएंगी? सर गरीबी इंसान की सोच नहीं बदलती, ये सिर्फ उसकी परिस्थिति बताती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हार ना मानना। और सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी माँ। मतलब अगर माँ रो दें तो मैं मजबूत नहीं रह पाती। अगर आज आपका चयन ना हो तो फिर कोशिश करूंगी सर, क्योंकि मेरे पास हार मानने की सुविधा नहीं है। थैंक यू आन्या शर्मा। बाहर। इतनी जल्दी खत्म? लगता है बाहर कर दिया। उस लड़की में कुछ अलग बात है। उसके कपड़े गरीब हो सकते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत समृद्ध है। उधर आन्या शर्मा बाहर सड़क पर अकेली चल रही थी। जेब के पैसे लगभग खत्म हो गए थे। भूख भी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि आज पहली बार उसे लगा था कि शायद मेहनत सच में किस्मत बदल सकती है। शाम होने लगी थी। शहर की सड़कों पर चमकदार रोशनी जल रही थी। चारों तरफ दौड़ती गाड़ियां, हॉर्न की आवाज और लोगों की भीड़। लेकिन उस भीड़ में आन्या शर्मा बिल्कुल अकेली थी। हाथ में पुराना बैग, आंखों में इंटरव्यू के सवाल अभी तक घूम रहे थे। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे गिने। बस का किराया निकालने के बाद मुश्किल से 20 रुपए बचे। सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए 2 समोसे लेकर पास की बेंच पर बैठ गई। पहला निवाला लेते ही माँ की याद आ गई। सुबह माँ ने खुद न खाकर उसे पैसे दिए थे। ये सोचते ही आंखें भर आईं। उधर गांव में उसकी माँ दरवाजे पर बैठकर रास्ता देख रही थी। पड़ोसी महिलाएं फिर ताने मार रही थी। क्या हुआ भाभी, कलेक्टर बेटी लौट आई? एक और बोली, इतने बड़े सपने गरीब लोग देखें तो ऐसा ही होता है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखती रही। इधर शहर में आन्या शर्मा बस स्टॉप पहुंची, लेकिन पता चला कि आखिरी बस जा चुकी है। वो घबरा गई कि रात को गांव कैसे जाऊंगी। बहुत लोगों से पूछा, किसी ने मदद नहीं की। रात बढ़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। आन्या शर्मा बस स्टॉप के एक कोने में बैठकर बैग को सीने से लगा लिया। पास के कुछ लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला पास आई और बोली, बेटी कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर के पास एक गांव में। बस चली गई, आज रात यहीं रुको, सुबह पहली बस मिल जाएगी। शुक्रिया। अगले दिन सुबह पहली बस आई। आन्या शर्मा जल्दी से चढ़ गई। गांव पहुंचते पहुंचते सूरज निकल चुका था। उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। आन्या शर्मा को देखते ही उनकी आंखों में रोशनी आ गई मेरी बच्ची। आन्या शर्मा दौड़कर माँ के गले लग गई। माँ ने तुरंत पूछा, इंटरव्यू कैसा हुआ? अच्छा हुआ माँ, लेकिन वहां सब बड़े बड़े लोग थे। मेरी बेटी किसी से कम नहीं। अरे आईएएस मैडम आ गई। आन्या शर्मा ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी ताकि घर चल सके। गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन एक लड़की ने पूछा, दीदी क्या आप सच में कलेक्टर बनेंगी? आन्या शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत करते रहो तो सब कुछ बना जा सकता है। लेकिन रात को जब वो अकेली होती, डर उसे घेर लेता कि अगर चयन ना हुआ तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। एक रात उसने माँ को बहुत बुरी तरह खांसते देखा। इस बार खांसी के साथ खून भी आया। आन्या शर्मा डर से कांप रही थी। वो तुरंत पानी लेकर आई। माँ ने बात छुपाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आन्या शर्मा समझ गई कि बीमारी बहुत बढ़ गई है। अगले दिन वो माँ को सरकारी अस्पताल ले गई। अस्पताल का हाल बहुत खराब था। लंबी लाइन, भारी भीड़, डॉक्टरों की कमी। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर ने देखा और कहा कि जल्दी इलाज शुरू करना होगा। आन्या शर्मा ने डरते डरते पूछा, कितना खर्च होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और बताया कि सरकारी अस्पताल होने से खर्च कम होगा, लेकिन मुख्य दवाइयां बाहर से लानी होंगी। आन्या शर्मा का चेहरा उड़ गया। वापस आते वक्त माँ बोली, इतना मत सोच मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन आन्या शर्मा जानती थी कि पैसों के बिना इलाज मुश्किल है।
उस रात उसने पिताजी की पुरानी घड़ी निकाली। यही एकमात्र चीज थी जो उनकी यादगार के रूप में थी। अगले दिन उसने वो बेच दी। धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया कि आन्या शर्मा आईएएस इंटरव्यू देकर आई है। कोई मजाक उड़ाता, कोई जलता, लेकिन कुछ लोग उस पर गर्व भी करते थे। मास्टर जी एक दिन उसके घर आए और बोले, बेटा तूने गांव का नाम रोशन किया है। नहीं मास्टर जी, इसे मदद मत समझना, ये मेरा आशीर्वाद है। उधर शहर में यूपीएससी ऑफिस में इंटरव्यू पैनल की एक अहम बैठक हो रही थी। उस महिला अधिकारी ने कहा, उस लड़की का नाम क्या था? आन्या शर्मा। उसकी फाइल दोबारा देखी जाए। फाइल खुलते ही सब चौंक गए। सरकारी स्कूल, बिना कोचिंग के तैयारी, इतना गरीब परिवार, फिर भी इतना शानदार इंटरव्यू। एक अधिकारी बोले, उसकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी कमजोर थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और सोच की स्पष्टता अद्भुत है। हमारे सिस्टम को ऐसे ही जमीन से जुड़े लोगों की जरूरत है। उधर आन्या शर्मा को यह सब पता नहीं था। वो हर दिन बस भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन सुबह सुबह गांव में डाकिया आया और जोर से बोला, आन्या शर्मा तुम्हारे नाम का पत्र आया है। आन्या शर्मा दौड़कर बाहर आई। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। लिफाफे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था यूपीएससी। पूरा गांव वहां जमा हो गया। सबकी नजरें उस लिफाफे पर थी। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक आधिकारिक कागज था। उसकी आंखें तेजी से शब्द पढ़ने लगी और अचानक उसके हाथ कांपने लगे। मां घबराकर बोली, क्या हुआ बेटी? आन्या शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ सेकंड वो कुछ बोल नहीं पाई। गांव के लोग उत्सुकता से देख रहे थे। फिर कांपती आवाज में बोली, मां मेरा चयन हो गया। पूरा गांव कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जो उसका मजाक उड़ाते थे उनके चेहरे तुरंत फीके पड़ गए। मां वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मेरी बेटी कलेक्टर बन गई। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लेकिन तभी आन्या शर्मा की नजर उस चिट्ठी की आखिरी लाइन पर गई, जहां लिखा था, ट्रेनिंग के लिए अगले महीने दिल्ली रिपोर्ट करना अनिवार्य है। उसके चेहरे की खुशी अचानक थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि दिल्ली जाने के पैसे उसके पास नहीं थे और मां की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। पूरा गांव आन्या शर्मा के घर के बाहर खड़ा था। किसी के चेहरे पर हैरानी, किसी के चेहरे पर ईर्ष्या और किसी की आंखों में पहली बार सम्मान दिख रहा था। लोग कह रहे थे, सच में चयन हो गया? अरे अखबार वालों को बुलाओ, हमारे गांव की बेटी आईएएस बन गई। चारों तरफ शोर, लेकिन उस भीड़ में आन्या शर्मा बिल्कुल चुप थी। उसकी नजर बार बार उस चिट्ठी पर जा रही थी जहां दिल्ली ट्रेनिंग की तारीख लिखी थी। मां ने खुशी में उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर कहा, देख बेटी, भगवान ने तेरी मेहनत का फल दे दिया। आन्या शर्मा मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा डर बैठ गया था। दिल्ली जाने का किराया, वहां रहने का खर्च और मां का इलाज, इतने पैसे कहां से आएंगे? कुछ देर बाद गांव के स्थानीय पत्रकार भी आ गए। एक रिपोर्टर ने कैमरा चालू कर पूछा, आन्या शर्मा जी, आप इतने गरीब परिवार से आई हैं, इतनी मुश्किलों के बाद भी ये सफलता कैसे पाई? सपना बड़ा था, इसीलिए मुश्किलें छोटी लगती थी। जब लोग आपका मजाक उड़ाते थे तो कैसा लगता था? गरीब इंसान के सपने को लोग हमेशा मजाक ही समझते हैं। उनकी ये बात सुनकर वहां खड़े कई लोगों ने अपनी नजरें झुका ली। अगले दिन आन्या शर्मा की तस्वीर जिला स्तर के अखबार में छप गई। शीर्षक था, फटे कपड़ों में इंटरव्यू देने गई लड़की बनी आईएएस। पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन आन्या शर्मा की जिंदगी की असली लड़ाई तब भी उसी तरह थी। मास्टर जी और गांव के कुछ नेक लोगों ने मिलकर किसी तरह उसके दिल्ली के टिकट का इंतजाम किया। मां ने भी उसे हिम्मत दी, तू जा बेटी, मेरी चिंता मत कर, मैं अस्पताल की दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी। आन्या शर्मा भारी मन से दिल्ली की ओर रवाना हो गई। दिल्ली की ये बहुत ठंडी सुबह, ट्रेनिंग एकेडमी के बड़े मैदान में सभी नए अधिकारी एक साथ खड़े थे। सबके चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास था। महंगे जूते, ब्रांडेड कपड़े, शानदार सूट और धारा प्रवाह अंग्रेजी, ये सब आन्या शर्मा को फिर किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। वो सबके पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। एक वही पुरानी ड्रेस जो वो हमेशा पहनती थी, और एक साधारण सलवार कमीज जो गांव से आते वक्त उसकी मां ने पड़ोसियों से उधार लिए पैसों से खरीद कर दी थी। पहले दिन सभी अधिकारियों का औपचारिक परिचय शुरू हुआ। एक लड़का आगे बढ़कर बोला, माई सेल्फ आर्य मेहता, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक लड़की बोली, आई एम रिद्धिमान, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सब बड़े बड़े कॉलेजों और अमीर परिवारों के नाम बता रहे थे। फिर आन्या शर्मा की बारी आई। वो धीरे से अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम आन्या शर्मा है, मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं। ये सुनकर कुछ लोगों ने हल्के से मुस्कुराया। आन्या शर्मा आगे बोली, मैंने सरकारी स्कूल से पूरी पढ़ाई की है। तभी पीछे से 2 लड़के फुसफुसाए, अरे यही वो लड़की नहीं है जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी? वही फटे कपड़ों वाली लड़की। उनकी वो हल्की हंसी पूरे हॉल में फैल गई। आन्या शर्मा ने वो बात साफ सुन ली थी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने सीधे उन लड़कों की तरफ देखकर दृढ़ता से कहा, हाँ मैं वही लड़की हूं,
मेरे कपड़े फटे थे लेकिन मेरे सपने फटे नहीं थे। उसकी ये बात सुनते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। वहां मौजूद मुख्य ट्रेनिंग अधिकारी ने पहली बार मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसकी तारीफ की। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन एकेडमी की ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। लंबी दौड़, फिर लगातार क्लास, प्रेजेंटेशन और फील्ड ट्रेनिंग, सब कुछ बहुत व्यस्त रखता था। शुरुआत में आन्या शर्मा को अंग्रेजी बोलने में और आधुनिक माहौल में घुलने मिलने में बहुत मुश्किल होती थी, जिस पर कुछ लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्लास में एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी थी। आन्या शर्मा स्टेज पर चढ़ते ही पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई, अब देखो ये गांव की लड़की अंग्रेजी बोलेगी। ये सुनकर कुछ लोग दबी हंसी हंसे। आन्या शर्मा के हाथ कांपने लगे। प्रेजेंटेशन की फाइल हाथ से गिरते गिरते बची। तभी अगले ही पल उसे माँ की बात याद आई, कभी डरना मत बेटी। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी कमजोर और झिझकती हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वो भारत के ग्रामीण इलाकों और गरीब लोगों की जमीनी समस्याओं के बारे में बोलती गई, पूरी क्लास एकदम चुप होती गई। अपनी बात खत्म करते करते उसने कहा, गरीब लोगों को किसी की दया नहीं, बस एक सही मौका चाहिए। हमारे गांवों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, बस आधुनिक सुविधाओं की कमी है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। जो लोग अब तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब बहुत सम्मान से उसकी तरफ देख रहे थे। एक्सीलेंट! ट्रेनिंग अधिकारी खड़े होकर बोले, एक्सीलेंट आन्या शर्मा, प्राउड ऑफ यू। उस दिन पहली बार आन्या शर्मा ने खुद पर बहुत गर्व महसूस किया। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन उसी रात जब वो अपने कमरे में बैठी थी, उसके फोन पर गांव से एक कॉल आई। स्क्रीन पर मास्टर जी का नाम देखकर उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन उधर से मास्टर जी की आवाज बहुत कांप रही थी। वे बोले, बेटी जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। आन्या शर्मा डर से कांप रही थी। क्या हुआ मास्टर जी, सब ठीक तो है? कुछ सेकंड की एक भयानक चुप्पी के बाद मास्टर जी बोले, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वे अस्पताल में है। यह सुनते ही आन्या शर्मा के हाथ से फोन नीचे गिर गया। वो पूरी तरह सुन्न हो गई। अगले दिन सुबह उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बिना गांव की राह पकड़ ली। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बस भगवान से यही मांगती रही कि माँ को कुछ ना हो। जिले के अस्पताल पहुंचकर देखा कि माँ आईसीयू में भर्ती हैं। उनका चेहरा बहुत कमजोर हो गया था, सांस बहुत धीरे चल रही थी। आन्या शर्मा दौड़कर पास बैठ गई और उनका हाथ थाम लिया। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वे बहुत धीरे बोली, मेरी ऑफिसर बेटी आ गई। आन्या शर्मा से सकते हुए बोली, आप ठीक हो जाएंगी माँ, मैं आ गई ना। माँ ने धीरे से उसका हाथ थोड़ा और कस लिया और बोली, अब कोई चिंता नहीं बेटी, मेरा वक्त आ गया है। आन्या शर्मा रोते रोते बोली, ऐसा मत कहो माँ, अभी तो मुझे तुम्हारी बहुत सेवा करनी है। माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले। वे बोली, तेरे पिताजी का सपना आज पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूं। तभी वहां लगी मेडिकल मशीनों की आवाज बहुत तेज हो गई। डॉक्टरों की टीम दौड़कर अंदर आई और उन्होंने आन्या शर्मा को तुरंत बाहर कर दिया। आन्या शर्मा बाहर गलियारे में खड़ी रोती रहीं, दुआ करती रहीं। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए, लेकिन उनके चेहरे की वो गहरी चुप्पी सब कह रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। ये सुनते ही आन्या शर्मा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया जैसे एक पल में पूरी तरह खत्म हो गई। जिस माँ ने खुद भूखे रहकर उसे पढ़ाया था, समाज के हर कड़वे ताने सहकर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था, आज जब उनकी बेटी सच में अधिकारी बन गई तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। पूरे गांव ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। जो कभी आन्या शर्मा और उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे, आज उनकी आंखें भी नम थीं और अपने बर्ताव पर शर्मिंदा थे। मास्टर जी ने आन्या शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी इंसान थी बेटी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आन्या शर्मा चुपचाप आसमान की तरफ देखती रही। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी ने उसे सबसे बड़ी खुशी के साथ साथ सबसे बड़ा दर्द भी दे दिया। कुछ दिन बाद वो भारी मन से फिर अपनी ट्रेनिंग में वापस चली गई। अब वो पहले जैसी कमजोर और डरी हुई लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था जरूर, लेकिन उसी दर्द ने उसे और मजबूत बना दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत ट्रेनिंग में झोंक दी। महीनों की बेहद कठिन और कड़ी ट्रेनिंग के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, जिसका सपना उसने और उसके माँ बाप ने बचपन से देखा था। पासिंग आउट परेड का दिन। सभी नए युवा अधिकारी पूरी वर्दी और मेडल पहनकर गर्व से मैदान में खड़े थे। आन्या शर्मा की आंखें बार बार मेहमानों की भीड़ में मां को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां बस एक खालीपन था। समारोह शुरू हुआ। एक एक करके देश के नए साहसी अधिकारियों के नाम पुकारे जाने लगे। जब लाउडस्पीकर पर गूंज उठा, आन्या शर्मा, पूरा मैदान और दर्शक दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठी। आन्या शर्मा पूरे गर्व के साथ आगे बढ़ी।
मुख्य अतिथि ने उसे सम्मानजनक मेडल पहनाया। ट्रेनिंग डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, यू आर अ रियल इंस्पिरेशन आन्या शर्मा। आन्या शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन आसमान की तरफ देखकर कहा, मां देखो, मैं कामयाब हो गई, आपका सपना पूरा हो गया। कुछ महीनों बाद आन्या शर्मा की पहली पोस्टिंग हुई एक बेहद पिछड़े गरीब जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। जब वो पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी में अपने गांव पहुंची, वहां का दृश्य पूरी तरह बदल गया था। जो कभी उसे देखकर हंसते थे, आज वे सड़क के दोनों किनारों पर हाथ जोड़े सम्मान से खड़े थे। गांव का मुखिया तक सिर झुकाकर खड़ा था। गांव की छोटी छोटी लड़कियां उसे देखकर खुशी से चिल्ला रही थीं, देखो देखो, हमारी कलेक्टर दीदी आ गईं। आन्या शर्मा गाड़ी से उतरी, लेकिन किसी तामझाम पर ध्यान नहीं दिया। वो सबसे पहले सीधे उस सरकारी स्कूल में गई जहां उसके पिताजी कभी चपरासी थे। स्कूल की टूटी दीवारें और खराब व्यवस्था देखकर उसने वहां मौजूद बड़े अधिकारियों को कड़ी आवाज में आदेश दिया, इस स्कूल की हालत अगले 1 महीने में पूरी तरह बदलनी चाहिए। यहाँ के हर बच्चे को आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उसके काम करने के तरीके से पूरे जिले में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। नए स्कूल बने, सरकारी अस्पताल की हालत सुधरी और गरीब बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति शुरू हुई, ताकि किसी भी बच्चे को पैसों की कमी से अपना सपना ना छोड़ना पड़े। एक दिन आन्या शर्मा अपने दफ्तर में बैठी थी, तभी उससे मिलने एक बुजुर्ग समोसे वाले आए। यही वे बुजुर्ग थे जिन्होंने शहर के बस स्टॉप के पास उसे खिलाया था जब उसके पैसे खत्म हो गए थे। वे बुजुर्ग रोते रोते बोले, बेटी, तुम पर मुझे बहुत गर्व है, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत क्या कर सकती है। आन्या शर्मा कुर्सी से उठकर उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। रात का वक्त था। आन्या शर्मा उस पुराने मिट्टी और टीन के घर के बाहर अकेली खड़ी थी। शांत आसमान की तरफ देखते हुए ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। उसे लगा जैसे हवा के झोंके में मां की आवाज फिर से तैर आई हो, भगवान तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देंगे बेटी। आन्या शर्मा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान के तारों की तरफ देखकर बहुत धीरे और पूरे यकीन के साथ कहा, गरीब के कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन उसके सपने कभी नहीं फटते।